आप सभी को गुड इवनिंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस क्लास में हम लोग सबसे महत्वपूर्ण जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन महत्वपूर्ण क्यों है भाई? मान लीजिए आप, चाहे आप 10th में हो, चाहे आप 12th में हो, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना? आप ये देखोगे कि भाई हमको कोई भी प्रश्न हमने पढ़ा, तो प्रश्न पढ़ने के बाद में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखोगे या आप नहीं लिखोगे? लिखोगे ना। लॉन्ग आंसर टाइप लिखोगे? बिल्कुल लिखोगे। आप जो है क्या करोगे? स्टोरी है, स्टोरी को भी करोगे या नहीं करोगे? तो भाई चाहे कोई स्टोरी हो, अगर आप ये मान के चलिए कि यदि आपने ट्रांसलेशन को समझ लिया तो 90% अंग्रेजी जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है? अब जब रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो उसके लिए कुछ तो मेहनत हमको करनी पड़ेगी। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं ट्रांसलेशन में। आज का जो पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की किस तरह से स्थिति है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए भाई। देखिए, सबसे आवश्यक स्थिति अगर आप देखेंगे तो जो हमारे टेंस हैं उन टेंसों में सबसे आवश्यक स्थिति क्या है? ये बात हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि टेंस कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनके चार चार भाग हैं। पहला है इंडेफिनिट, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सरल सी बात है इसमें। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है, ये हम लास्ट वाली क्लासेस में टेंस के विषय में बात कर चुके हैं, तो उसके विषय में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सीधे सीधे प्रेजेंट इंडेफिनिट पे आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए, सबसे आवश्यक स्थिति है कि अगर कोई भी वाक्य आपको हिंदी में दिया गया है तो आप उसको कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है? ठीक है भाई। तो सबसे पहले अगर हम इसकी पहचान देखेंगे तो भाई पहचान क्या है? वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में क्या हो? क्रिया में क्या हो? ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, जुड़े हो। हमारे पास सबसे सरल सा कंसेप्ट है कि वाक्य के अंत में, क्रिया में, देखिए वाक्य में 3 चीजें होती हैं। पहला होता है कर्ता, दूसरा क्रिया और तीसरा कर्म। ठीक है? पहले कर्ता, बाद में क्रिया और फिर कर्म। जब अंग्रेजी बनाते हैं, हिंदी बनाते हैं तो पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर लास्ट में क्रिया। तो यह कहा गया है कि अगर कोई भी वाक्य आपको हिंदी में दिया गया है तो लास्ट में जो क्रिया है उस क्रिया के साथ में ता है, ती है, ते हैं, ताहू अगर जुड़ा हुआ हो तो हम ये पहचान लेंगे कि वो जो हमारा टेंस है वो कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हम लोग बात करेंगे तो सामान्य रूप से आपको समझना है कि हमारे पास में मूल रूप से जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस अर्थात, सेंटेंस को क्या कहते हैं हिंदी में? वाक्य।
हमारे पास जो वाक्य होते हैं, वो वाक्य हम पुरानी क्लासेस में आपको बता चुके हैं कि वाक्य मूल रूप से कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो पहला बताया था असर्टिव, क्या बताया था? दूसरा इंटेरोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी और पांचवा ऑप्टेटिव। यही तो बताया था। अच्छा जी, वाक्य अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास में जो वाक्य आता है वो वाक्य आता है असर्टिव सेंटेंस। कौन सा आता है? असर्टिव सेंटेंस। और इस असर्टिव सेंटेंस को हमने दो भागों में विभाजित किया है। पहला हमारा भाग था अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। पहला आपका अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा आपका नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव कैसे पहचानोगे, नेगेटिव कैसे पहचानोगे, ये हम आपको बता चुके हैं। अच्छा जी, अब अगर हम देखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अभी हम इन दोनों पर ही बात कर रहे हैं, कौन से? अफर्मेटिव और नेगेटिव। हमारे पास में जो सहायक क्रिया होती है, क्या होती है? सहायक क्रिया, या जिसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। यहां दो सहायक क्रियाएं होती हैं, पहली होती है डू और दूसरी होती है डाई। जब आप किसी भी वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी में अगर आप परिवर्तित करेंगे तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में दो सहायक क्रियाएं रहती हैं। पहली सहायक क्रिया रहती है कौन सी? डू या डज। पहली डू और दूसरी डज। सरल सी बात है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमको समझना क्या है? हमको यह समझना है कि अगर कोई भी वाक्य है और कैसा है? अफर्मेटिव है। कैसा है? तो हम कभी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं, क्या नहीं करते? सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते। जैसे हमारे पास में मान लीजिए एक वाक्य आया, वह ये क्लास बिल्कुल ऐसे समझो, बिल्कुल शुरुआत वाली। ठीक है, किसी को कोई संशय हो वहीं बीच में आप कमेंट करके माध्यम से मुझे, कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। आप अपनी क्या बता सकते हैं कि सर हमको ये बात समझ में नहीं आई। तुम तो डायरेक्ट बोल सकते हो भाई। ठीक है, चलो अब देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये वाक्य हमारा अफर्म सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट है या नहीं है। तो हमने देखा खेलना हमारी क्रिया है, और खेलने के बाद में लास्ट में क्या है? ते हैं आया है, तो हमको पता चल गया ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये बात सबसे पहले तो ये क्लियर करो कि भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है भी या नहीं है। अब देखो भाई, दूसरी बात हमारे पास क्या आती है? दूसरी बात हमारे पास में आती है कि हमको ये देखना है कि यहां पर ये अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो हम ट्रांसलेशन करते समय क्या करते हैं वो जरा सुन लो पहले।
अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो सबसे पहले हम कर्ता की अंग्रेजी बनाएंगे। किसकी अंग्रेजी बनाएंगे? कर्ता की। कर्ता किसको कहते हैं? जो क्रिया को कर रहा है। क्लास में बच्चा सो रहा है तो सोने की क्रिया कौन कर रहा है? बच्चा कर रहा है, तो कर्ता कौन हुआ? बच्चा हो गया। अब देखिए, यहां हमने कहा कि वह फुटबॉल खेलता है। वह फुटबॉल खेलता है। कौन फुटबॉल खेल रहा है? वह। तो यहां पर कर्ता क्या हो गया? वह तो ही हो गया। अच्छा जी, कर्ता के बाद में हम क्रिया प्रयोग करेंगे, वर्ब। और वो भी कौन सी वर्ब? मेन वर्ब। कौन सी? या जिसको कहते हैं मुख्य क्रिया। क्या कहेंगे साहब? मुख्य क्रिया क्या हो गई? क्या कर रहा है भाई? खेल रहा है। क्या कर रहा है? और खेलने की अंग्रेजी हो गई प्ले। PLAY। देखो भाई, और उसके बाद में हम लगाएंगे कर्म। क्या लगाएंगे? कर्म, ऑब्जेक्ट। और जब कर्म का नंबर आया तो हमारे पास स्थिति आई, क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। तो हमने कह दिया। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि आपको लास्ट जो क्लासेज हैं वो सभी क्लासेज आपको लिस्ट में मिल जाएंगी। उस क्लासेज में आपने ये देखा होगा कि हमारे पास में जो कर्ता है, उस कर्ता में 3 पर्सन होते। पहला है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? आई और वी। सेकंड पर्सन में यू। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे या किसी का ना। तो ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? क्या ध्यान रखेंगे वो सुने जरा। ध्यान रखेंगे कि यदि कर्ता थर्ड पर्सन हो और साथ ही साथ में सिंगुलर नंबर हो। कैसा हो? ध्यान रखिए, दोनों बातें होनी चाहिए। थर्ड पर्सन भी होना चाहिए और सिंगुलर भी होना चाहिए। अगर दोनों की दोनों बातें अगर किसी में मौजूद हैं, कैसा है भाई? लड़का सुंदर भी होना चाहिए और पैसा कमाने वाला भी होना चाहिए, तो मोड़ी वाव ब्याव कर देखो। है ना? है या नहीं है? मैं बार बार क्लास में कहता हूं कि बादाम हलवा, बादाम किशमिश डला हलवा अच्छा लगता है और सरकारी नौकरी वाला कलुआ अच्छा लगता है ना? अगर ज्यादा गोरे चिट्टे हो और कमा नहीं रहे तो को ब्याह करके तुम आओ नहीं जागो। तो ध्यान रखना चाहिए, थर्ड पर्सन हो और साथ ही साथ सिंगुलर नंबर भी हो। तो क्या करते हैं हम? मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगा देंगे। मुख्य क्रिया में एस या ईएस जोड़ देंगे। ये जो ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है या नहीं है? और ही माने वह एक ही आदमी तो है ना। तो ऐसी स्थिति में इसके साथ हम एस या एस जोड़ देंगे। देखो, जब अंत में क्या हो? किसके अंत में? क्रिया के अंत में ओ हो, एस एच हो, सी एच हो, डबल एस हो,
तो ऐसी स्थिति में हम क्या लगाएंगे, और इसके अलावा है तो के अलावा है तो एस लगा देंगे। तो यहां पर हम क्या है, प्ले है, तो प्ले के साथ क्या लगा, प्लेज। ही प्लेज, ये बात समझ में आ गई। कौन सा सेंटेंस हमारा क्लियर हुआ है, अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं, वो जो थोड़ा सा डाउट आपका क्लियर हो जाए। जैसे हमने कहा, मैं मैं फिल्में देखता हूं। पहली बात हमारे मन में आया कि साहब मैं फिल्में देखता हूं, देखना क्रिया है, और क्रिया के लास्ट में क्या है, ता है, ती है, ते है, ताहू है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। मैं फिल्में देखता हूं स्वीकार कर रहा है किसी बात को, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। और अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले कर्ता, फिर क्रिया, और फिर कर्म। यहां पर होगा, अगर जरूरत होगी तो ऐसी आई एस, और नहीं होगी तो कोई बात ही नहीं। अच्छा जी, अब देखो हमने क्या, आई, फिल्में देखने के लिए वॉच, और फिल्में हो गया तो मूवीज। मैं कई लोगों से मिला हूं, और कई लोग क्या करते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि साहब ये बताइए कि आई के साथ में आपने एस या ई एस क्यों नहीं लगाया, तो वो क्या कह देते हैं, वो कहने लग जाते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम आई को बहुवचन मान लेते, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। सही बात क्या है, देखो भाई, आई माने कितने हैं, एक है या बहुत है, तो एक वचन तो है आई, लेकिन आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। एस या ईएस लगाने का पहला जो नियम है, वो पहला नियम ये है कि कर्ता थर्ड पर्सन भी होना चाहिए, और सिंगुलर नंबर भी होना। अगर दोनों स्थिति बन रही है तो ही हम एस या ईएस लगाएंगे। अगर दोनों में से एक भी स्थिति नहीं बन रही तो एस या ईएस, तो क्या होगा, आई वॉच मूवीज। जैसे में हमने कहा वे क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं, तो वे की अंग्रेजी, दे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन है, लेकिन क्या दे माने वे एक वचन है, थर्ड पर्सन तो है लेकिन एक वचन, इसीलिए यहां पर दे के साथ हम एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, कब नहीं करते, जब कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ना हो। दोनों में से एक भी अगर नहीं है तो भी हम एस या एस का प्रयोग नहीं करते। अगली बात, अगला सेंटेंस का प्रकार आता है जिसको कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानोगे, वाक्य में आ जाएगा, हिंदी वाले में नहीं। क्या नहीं, क्या, जैसे हमने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता। वाक्य में क्या है भाई, नहीं है। क्या पता चल गया, ये नेगेटिव है।
कौन से वाले टेंस का नेगेटिव है? कि बोलता हूं लास्ट में ता है, ती है, ते है, ताहू अगर आ गया तो क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो जरा, हमने कहा कि देखो अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, क्या है? बातें न करो बेटा। अगर हमारा सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे। क्या अंग्रेजी बनाएंगे? सब्जेक्ट अर्थात कर्ता। कर्ता के बाद में हम सहायक क्रिया लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अभी हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या होती है? डू या डज। सहायक क्रिया देखेंगे तो बताया गया एक होती है डू और दूसरी होती है डज। यही तो बताया गया आपको। डू किसके साथ प्रयोग करेंगे और डज किसके साथ प्रयोग करेंगे? देखो, कर्ता थर्ड पर्सन हो, ठीक है, और साथ ही साथ में सिंगुलर नंबर हो। सिंगुलर नंबर समझते हो? एक वचन हो, तो उसके साथ क्या लगाएंगे? और डू किसके साथ लगाएंगे? इसके अलावा अगर है, मतलब न तो थर्ड पर्सन है या ना एक वचन है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। तीसरी बात क्या करेंगे? तीसरे स्थान पर हम क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। तीसरे स्थान पर क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद में फिर क्या लगाएंगे? मुख्य क्रिया। और उसके बाद में क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अर्थात कर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट या कर्म। ये क्या है? मुख्य क्रिया। और साथ ही साथ में फिर क्या करेंगे? कर्म। कर्ता क्या है? काम करने वाला। कौन नहीं झूठ बोलता? मैं। तो मैं की अंग्रेजी आई। आई के बाद में ये बताइए, क्या आई जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है? नहीं है ना? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, तो आई के साथ डू लगेगी, डज। तीसरे स्थान पर क्या? बोलना, टेल। क्या? झूठ। आई डू नॉट टेल अ। मैं कभी भी झूठ। वैसे झूठ बोलने के लिए आप टेल शब्द का प्रयोग करेंगे, और सच बोलने के लिए स्पीक शब्द का प्रयोग करेंगे। सच बोलना है तो, और झूठ बोलना है तो। आगे बात समझ? यहां तक कोई डाउट? ठीक है। अब देखिए, आगे की स्थिति अगर आप देखें तो क्या करेंगे उसको जरा हम लोग समझते हैं। जैसे आपसे कहा गया, एक बात और समझ लीजिए, जैसे कहा गया राम श्याम एवं मोहन
कक्षा में शोर मचाते। नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो शोर नहीं मचाते। नेगेटिव सेंटेंस हो गया। वाक्य में क्रिया के बाद में क्या है? ता है, ती है, ते है, ताहू आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। क्या कहा गया? राम, श्याम एवं मोहन कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। तो सबसे पहले कर्ता, कर्ता कौन है? राम, फिर श्याम एंड मोहन। मुझे बताओ कि राम, श्याम और मोहन कौन से पर्सन हैं? कौन से पर्सन है? लेकिन राम, श्याम, मोहन तीनों मिल गए तो क्या एक वचन रहा? तो इसके साथ डू लगेगी कि डज लगेगी? तो डू, फिर नॉट। शोर मचाना, मेक अ नॉइज, क्या है? मेक अ, कहां नहीं मचाना? क्लास में, इन द क्लास। क्या हुआ? राम, श्याम एंड मोहन डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। क्यों? क्योंकि राम, श्याम और मोहन एक वचन तो नहीं है, थर्ड पर्सन तो है, लेकिन तीनों मिलाकर एक वचन नहीं है। तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे, कभी भी डज का प्रयोग नहीं करेंगे। ये बात समझ में आ गई? आप तरह का कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, ठीक। अगली बात आती है जिसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव। क्या? इंटेरोगेटिव आपके दो तरह के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट इंटेरोगेटिव। कौन सा इंटेरोगेटिव? देखिए, सबसे पहले हमने कहा कि ये डायरेक्ट इंटेरोगेटिव होते क्या है। देखिए, डायरेक्ट इंटेरोगेटिव में क्या होता है? अगर कोई वाक्य हिंदी में लिखा होगा, कैसे पहचानेंगे आप? हिंदी में लिखा होगा तो क्या से आरंभ होगा? क्या से आरंभ होगा? और अगर अंग्रेजी में होगा तो किससे आरंभ होगा? सहायक क्रिया से आरंभ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन कौन सी सहायक क्रिया होती है? कौन कौन सी होती है भाई? डू या, तो या तो डू से आरंभ होगा या डज से आरंभ होगा। और हिंदी में होगा तो किससे आरंभ होगा? क्या से आरंभ होगा। अगर कोई भी कर्ता, कोई भी वाक्य कैसा है? डायरेक्ट इंटेरोगेटिव है। क्या तुम गधे हो? क्या तुम अच्छे बच्चे हो? गधे के नाम पे बड़ा मुस्कुरा जाता है भाई। अच्छा है, अच्छा ये है बात, है ना? क्या भाई, है कि नहीं? इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, जहां देखते हैं गधे ही गधे हैं। गधा हंस रहा, आदमी रो रहा है, हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा है कि घोड़ों को मिलती नहीं घास देखो, और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश देखो। चलो भाई, तो सबसे पहले हमने कहा कि क्या तुम अच्छे बच्चे हो? तुम्हें पता है गधे का एक पर्यायवाची होता है वैशाख नंदन। क्या होता है?
कई बार बच्चों से कह दिया जाता है कैसे वैशाख नंदन कैसे हो। अब वो बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि उसको पता नहीं होता कि वैशाख नंदन गधे का ही पर्यायवाची है। फिर बाद में पढ़ते पढ़ते जब जब बड़ा हो जाता है, उसको पढ़ा, जब वो पढ़ता है और पढ़ने में उसको पता चलता है कि भाई ये मास्टर साहब या बहन जी या मैडम जो भी पढ़ा रही थी ये हमसे गधा कह रही थी, है ना। तब उसको लगता है बट कोई बात नहीं, जो चीज गुजर गई तो गुजर गई। अब देखिए जरा, इंटेरोगेटिव हो लेकिन डायरेक्ट इंटेरोगेटिव हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डू, या हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आता है? सब्जेक्ट अर्थात कर्ता आएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगी? मुख्य क्रिया आएगी। उसके बाद में कर्म आएगा, अर्थात, और कर्म के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं आया तो ये क्या है? ये ग्रामेटिकली रूप से गलत हो गया, क्योंकि जब तक क्वेश्चन मार्क नहीं है तब तक इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसा? चाहे आप हिंदी में लिखिए चाहे अंग्रेजी में लिखिए, क्या होगा? क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं। देखो भाई, हमने कहा क्या तुम अखबार पढ़ते हो? क्या तुम अखबार पढ़ते हो? वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आ गया तो, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया तो, क्या से आरंभ है तो डायरेक्ट इंटेरोगेटिव है। जब डायरेक्ट इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले सहायक क्रिया, कर्ता कौन है? तो तुम के लिए क्रिया डू लगेगी या डज? डू। कौन? तुम। पढ़ने के लिए ये जो मुख्य क्रिया होगी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी लगती है? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? रीड। और क्या? क्या हुआ? डू यू रीड? कोई दिक्कत है यहां तक? इंटेरोगेटिव हो गया, ठीक है। और लास्ट आता है आपका इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव। कौन सा? इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव में क्या होता है? क्या होता है भाई? हिंदी में अगर आप देखेंगे, अगर आपको हिंदी में इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव दिया गया है, हिंदी में अगर आपको सेंटेंस दिया गया है तो क्या करेंगे? सबसे सरल सा काम करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द जो है वो वाक्य के मध्य में आएंगे। कहां आएंगे? वाक्य के मध्य में। प्रश्न पूछने वाले, क्या तुम, है ना। अब क्या, क्यों, कैसे, कहां, किसने, कितने, ये सब कहां, है ना, ये सभी क्या है? प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्न जो पूछते। और अगर अंग्रेजी में होगा तो
प्रश्नवाचक शब्द से आरंभ होगा। क्या होगा? प्रश्नवाचक शब्द से आरंभ हो। जब अंग्रेजी बना रहे होंगे तो क्या होगा? सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द अर्थात तो क्वेश्चन वर्ड होगा। क्या होगा? उसके बाद में सहायक क्रिया होगी। क्या होगी? सहायक क्रिया के बाद में सब्जेक्ट अर्थात कर्ता होगा। फिर मुख्य क्रिया होगी। और मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म? कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या होगा? और सबसे लास्ट में सबसे जरूरी क्या है? प्रश्नवाचक। क्या कहा हमने? जैसे हमने कहा क्या कहा कि तुम पुस्तक क्यों तुम यह पुस्तक क्यों पढ़ते हो? मान लीजिए ये हो। क्या कहा? तुम यह पुस्तक क्यों पढ़ते? तो क्यों शब्द कहां आ गया? बीच में। तो देखो अंग्रेजी बनाएंगे तो वाई, फिर तुम के हिसाब से, फिर यू, फिर रीड। क्या? यह पुस्तक। वाई डिड यू रीड दिस? आ गई बात समझ? ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब देखिए बात और समझते। जैसे हमने कहा हमारे पास स्थिति आई तुम कभी नहीं तुम यह पुस्तक कभी नहीं पढ़ते हो। क्या कहा? तुम यह पुस्तक कभी नहीं। तो यहां अगर देखेंगे कि अगर वाक्य में कभी नहीं आया है, क्या आया है? तो ये नेगेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? नेवर का। और बाकी सब काम बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह। तो क्या आएगा? यू, फिर नेवर, फिर पढ़ना, रीड दिस। ठीक है? तो ये ध्यान रखना, कभी ऐसा करने लग जाओ तो हम डू नॉट लगा दो, ऐसा नहीं करेंगे। अगर कभी नहीं आया है वाक्य में तो हम किसका प्रयोग करेंगे? नेवर का प्रयोग। ठीक है? चलिए इसी के साथ में आज की ये क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट पर आधारित लगभग 20 से 25 जो सेंटेंस हैं उन सेंटेंसों पर हम लोग चर्चा करेंगे, उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे और उसके बाद में होमवर्क के लिए भी आपको क्वेश्चन देंगे। ठीक है? तो चलिए यहीं पे आज की क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं आप सभी से।